आइए सीखते हैं मध्य प्रदेश MPTET या CTET किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के मैथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसके बारे में चर्चा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब हमको असत्य बताना है। ठीक है, पहली बात है वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा परिमेय होती हैं। दूसरा, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तीसरा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। और अंतिम विकल्प है समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में आपने वास्तविक संख्या समझी होगी। ठीक है, वास्तविक संख्या समझी होगी। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या में एक होती है पूर्णांक, परिमेय की होती है क्या? पूर्णांक। और पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं? दो होती हैं, एक होती है प्राकृत और एक होती है पूर्ण। ठीक है, ये आपने समझा होगा। तो पूछा है वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय होती है। तो देखिए, ये वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं दो, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कहना चाहिए ये एक है, एक और दो के बीच में क्या बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं, जैसे 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/4 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर है सबसे छोटी विषम, कौन सी? विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। तो कैसे पता चला? देखिए, विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, है ना, 5 हो गई, 7 हो गई और 9 नहीं होती, 11 हो गई। ठीक है, तो 3 वैसे तो 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 कौन सी है? समभाज्य संख्या है। कौन सी है? समभाज्य संख्या। लेकिन 3 कौन सी है? विषम भाज्य संख्या। तो बिल्कुल सही बात है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 3 होती है। और अंतिम है समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से असत्य है। क्या पूछा है? समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो देखिए, ये पूरी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। लॉजिक लगाओ, पूरी परिमेय संख्या समस्त संख्या है, मगर पूरी समस्त वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। आप देख रहे होंगे 1/20 है, प्लस 1/30 है, प्लस 1/42 है, प्लस 1/56, ऐसे करके 132 का मान होगा 2/27, 2/5, 1/6, 4/16। आप वीडियो रोक करके इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करके ऑप्शन हमें उसमें क्लिक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इसको कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करना है कि अपने को, जैसे कि मान लो 1/30 है। ठीक है, इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? 1/5 × 6, मतलब इसको ऐसे तोड़ना है 30 को कि इन दोनों का अंतर 1 आए। मतलब 6 में 5 घटा दें तो अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 110 है, 10 को इसमें ऐसे तोड़ेंगे कि अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। तो 10 × 11, इन दोनों का अंतर 1 ही आएगा। करेक्ट है। इसी प्रकार से इन सबको हम तोड़ लेते हैं। वो हम कैसे तोड़ते हैं आइए समझते हैं। ठीक है, ये है हमारा 1/20। इसको हम क्या लिखेंगे? 20 को 4 पंचे 20। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें किस प्रकार से लिखना पड़ेगा? 1/4 माइनस 1/5 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4 माइनस 1/5। अब 1/30 को कैसे लिखेंगे? प्लस 1/5 माइनस 1/6। समझ रहे हैं बात को? फिर 42 को कैसे लिखेंगे? 1/6 माइनस 1/7, 7×42। ठीक है, प्लस
1/56 को कैसे लिखेंगे? 1/7 माइनस 1/8, 8 सते 56, ठीक है। प्लस 1/72 को कैसे लिखेंगे? तो 72 को कैसे लिखा जाता है बताइए? 72 को देखिए 8 नाम 72, मतलब 1/8 माइनस 1/9 लिखेंगे। 90 को कैसे लिखेंगे? तो 90 को लिखने के लिए 1/9 माइनस 1/10 ऐसे लिखेंगे। प्लस 110 को कैसे लिखेंगे? 1/10 माइनस 1/11। प्लस 132 को कैसे लिखेंगे? 1/11 माइनस 1/12। कुछ बड़ा लग रहा हो लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये सब एक दूसरे से कटते रहेंगे। बस लास्ट वाला बचेगा कौन? 1/4 और 1/12। 1/4 माइनस 1/12। इसको करने के बाद हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2/12। काटने के बाद हमको ऑप्शन में आ जाएगा 1/6। समझ रहे बात को? तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, 1/6। इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? 1/2 है, वही सेम टू सेम कैटेगरी का है। चलिए इसको भी उसी फॉर्म में कर लेते हैं। 1/2 को हम क्या लिखेंगे? ध्यान रखिएगा, 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 डैश डैश डैश। ये क्या है? ये अपना 1/n n+1 है, ठीक है। n में एक जोड़ देना है और एक में घटा देना है। तो अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा? 1/n माइनस 1 n+1। लास्ट में हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा बगल वाले से, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? लास्ट में ये 1 बचेगा, 1 माइनस 1 n+1। ये हमको करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? आप लगा सकते हैं n+1 माइनस 1 n+1, ठीक है। ये 1 से कट गया, n+1 आएगा हमारा आंसर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा करता हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है तथा 24 पेन का मूल्य बताइए। समझिएगा, ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कैसे स्टेटमेंट वाले हैं? देखिए 3 पेन है प्लस 2 पेंसिल है, ठीक है, प्लस 4 रबर है जिसका मूल्य कितना है? 92 रुपये, है ना। उसी प्रकार से 8 पेंसिल, है ना, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मूल्य 68 रुपये, ठीक है। इतना दिया है। इसको हमें, इस स्टेटमेंट को हमें एक जगह पुट करना पड़ेगा। यदि इतने की वैल्यू हम बना लें, 2 पेंसिल को 8 पेंसिल बना लें और 4 रबड़ को 16 रबड़ बना लें, तो हमको वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो 2 पेंसिल को 8 पेंसिल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुणा 2 में होगा, 4 में भी होगा, साथ में 4 का गुणा इन सभी में होगा। समझिएगा बात को, 4 का गुणा इस सभी में होगा। तो 4 तेई 12 पेंसिल, 4 दूनी 8 पेंसिल, ये पेन है और ये पेंसिल, प्लस 4 चौको 16 रबर का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 9 चौको 36, 368। इसकी वैल्यू दे रखा है 8 पेंसिल और 68 रबड़ की वैल्यू कितना दे रखा है? 68 दे रखा है, ठीक है, बात समझिएगा। तो हम इसकी जगह 68 रुपये रख देते हैं। 12 पेंसिल प्लस 68 इक्वल टू
कितना आ जाएगा 368, करेक्ट। तो 12 पेंसिल बराबर ये इस पार चला जाएगा तो माइनस में 368 माइनस 68 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 300। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 15 रुपये। तो 24 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी 300 कितने रुपए 600 रुपये, है ना, 600। तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट से संबंधित। स्टेटमेंट के सवाल को ऐसे ही करना है, मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है उसको हमें पहले स्टेटमेंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। 21 जिल्दबाज वो होते हैं जो किताब बनाते हैं ना। 1400 पुस्तकों का जिल्द 15 दिन में तैयार करते हैं। देखिएगा ये जो सवाल है ये आपने पढ़ा होगा MDH, ये याद रखना। किसमें? MDH। M क्या है? आदमियों की संख्या, ये दिन है, ये घंटे। तो यहाँ पर घंटे का तो कोई जिक्र नहीं है, तो MDH। और एक होता है बटे W1 बराबर ये M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसी फार्मूले पे आपको सॉल्व करना है। कैसे? 21 जिल्दबाजों की संख्या कितनी है? 21 है, मतलब ये M1 हो गए, ठीक है। फिर 1400 पुस्तक, कितने पुस्तक हैं आपके? 1400। देखिए M1 कितने हो गए तुम्हारे? 21। और D1 कितने हो गए तुम्हारे? 15, ठीक है, 15 दिन में करता है। और 1400 क्या है? W1 बराबर 1400। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो 800 पुस्तकों को जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्दबाज चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो उसने क्या है 800 पुस्तक मतलब W2 बराबर 800, ठीक है। 20 दिन यानी D2 बराबर 20 और M2 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये हमको फाइंड करना, समझ गए। अब वैल्यू हम रख देंगे। वैल्यू रखने पर हमको क्या मिलेगा? 21 गुणे 15 बटे 1400 बराबर x गुणे 20 बटे 800। इसको काटने के बाद हमको x की वैल्यू, इसको चाहो तो 0 0 से इसको काट दो और हमारा ये कट जाएगा तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काट कर आप देख लीजिएगा। तो समझ में आया होगा। MDH से इसको हम सॉल्व करेंगे और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सॉल्व होते हैं कि 10 आदमी 1800 वस्तुओं को 15 दिन में तैयार करते हैं। तो बताइए 600 वस्तुओं को बनाने के लिए 10 दिन में कितने हमको आदमी चाहिए? ऐसे करके आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से एक और है। एक छावनी में क्या हो रहा है कि 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री है, ठीक है। एक छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री है, 30 दिन के लिए थी। समझना, खाने के लिए भोजन मिल रहा है वो भी 30 दिन के लिए, और 200 व्यक्ति। 10 दिन के बाद उसमें 50 व्यक्ति और आ गए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। भोजन सामग्री कितने दिन के लिए होगी? देखिए ये है, मान लीजिए गंजा, ठीक है, जिसमें भोजन बनाया गया। कितने लोगों के लिए बनाया गया भाई? 200 लोगों के लिए। और ये फुल है, ये भोजन क्या है? फुल है। बात समझिएगा, ठीक है। अब क्या है, 10 दिन के बाद आए हैं लोग। 50 लोग कितने दिन बाद आए? 10 दिन। 10 दिन के बाद मतलब यहाँ तक भोजन खत्म हो चुका होगा, ये खाली हो गया होगा, बाकी ये शेष होगा। सही बात है ना, समझना बात को। अब क्या है, यहाँ तक तो 200 हैं, यहाँ तक 200 हैं। अब 10 लोग और आ गए, यानी कितने हो गए भाई? 250 हो गए। समझ गए। अब यहाँ से 10 दिन का तो भोजन खत्म हो गया, कितने दिन का बचा? सिर्फ 20 दिन का भोजन बचा। समझ गए। और अब क्या पूछा है? भोजन सामग्री कितने दिन के लिए होगी? अब भाई 20 दिन का बचा है, 50 और आ गए, हमें नहीं मालूम तो x दिन की होगी। हमें मालूम ही नहीं तो हम x मान लिए कि x दिन के लिए भोजन बचा है। अब क्या करना है देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं हम M2, इसको मान लेते हैं हम D1 और इसको मान लेते हैं D2। समझ गए। तो M1 गुणे D1, ठीक है ना, M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2। ये फार्मूला समझ गए होंगे आप।
कैसे करना होता है? 200 गुणे 20 बराबर 250 गुणे x। तो x की वैल्यू हमें 16 मिल जाएगी। समझ गए? तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 दिन के लिए अब सामग्री बची है, 4 दिन का खाना ये 10 बंदे खा लेंगे। इस तरह के मज़ेदार प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।